आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अभी तक आप लोगों ने और हम सब ने मिलके जो इस चैप्टर में पढ़ा वो टोटली बात हुआ फॉरेन कंट्री के बारे में, और ज़्यादातर बात करें तो यूरोप के अंदर के बारे में हम लोगों ने बात किया। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर आपने देखा कि यूरोप के अंदर का बात हो रहा था, लेकिन अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं इंडिया को लेकर कि आखिर इंडिया में प्रिंट का क्या क्रेज था, इंडिया में किस प्रकार से प्रिंट फैल रहा था, या फिर इंडिया में प्रिंट आया तो कब आया। इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन टॉपिक का नाम है आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसमें जो आपका सबसे पहला छोटा वाला टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है वो है मनुस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। ये आपका छोटा सा टॉपिक है, और आपने जैसा कि देखा पिछले कुछ क्लासों में पूरे इस चैप्टर में, बल्कि कि बेहतर तरीके से समझने के लिए टॉपिक को हम लोग अपने से खुद से एक टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेंगे मनुस्क्रिप्ट्स इन इंडिया। हालांकि टॉपिक का मतलब हुआ कि जब हमारे पास प्रिंटिंग वाला टेक्नोलॉजी नहीं आया था इंडिया में, तो उसके पहले क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो आप हाथों से लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन हमारे पास नहीं थे, तो हम लोग चीज़ों को किस चीज़ से लिखा करते थे, हाथों से। उसी को हम लोग कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे देखना है कि इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या सिचुएशन था, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेंगे अपना, मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंडिया हैड अ वेरी rich and old tradition of hand-written manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian as well as in various vernacular languages. इंडिया जो है ना, मतलब इंडिया में आज भी और बहुत समय से ज़्यादातर जो चीज़ें हाथों से लिखा जाता है ना, उसका ट्रेडिशन बहुत पुराना है। हमारे इंडिया का यदि कल्चर का बात करें और ख़ास करके इंडिया के हिस्ट्री का बात करें, तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से चीज़ों को हाथों से लिखा जाता था। जैसे हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग हुआ है, कबीर दास हो गए, रहीम जी हो गए, तुलसीदास हो गए, बहुत हमारे अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनि हो गए, कवि हो गए, बहुत बड़े बड़े लेखक थे जो कि चीज़ों को अपने हाथों से लिखा करते थे। तो इंडिया के अंदर यदि हम लोग खास बात करें तो इंडिया में जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थे, यानी कि जो चीज़ें हाथों से लिखा जाता था, इसका कल्चर बहुत पुराना है। हम लोग पहले हाथों से ही सब चीज़ों को लिखा करते थे और अलग अलग लैंग्वेज में लिखते थे, जैसे संस्कृत में, अरेबिक में, पर्शियन में, और साथ ही साथ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो आम बोलचाल में हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बिहार में बेसिकली दो तीन प्रकार, चलो बिहार अपना छोड़ो, अपना पटना देख लो। पटना में हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने घरों में हिंदी को भी थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब जो आम बोलचाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं, आम बोलचाल में, उसी को हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो हर लैंग्वेज में हम लोग बहुत समय से और आज भी, हालांकि अब तो हमारे पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन बहुत पहले हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में चीज़ों को हाथों से लिखा करते थे। ठीक है, आगे जैसे संस्कृत हो गया, अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोग, इन सब भाषा में हम लोग लिखे करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर। तो जो लिखने का सामान हम लोग इस्तेमाल करते थे वो हमारा क्या था, पाम लीव्स था, यानी कि पत्ते पे हम लोग लिखते थे। और वो पत्ता किसका होता था, पाम ट्री का होता था। मतलब इसका पत्ता थोड़ा सा लंबा लंबा होता है, चौड़ा चौड़ा होता है, यानी कि बड़ा पत्ता होता है, उसी के ऊपर हम लोग लिखने का काम करते थे पहले। उसी प्रकार से हम लोग अपना हैंडमेड पेपर भी बना लेते थे, यानी कि वो इतना बढ़िया पेपर नहीं जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा खराबी सही, लेकिन हम लोग अपना हाथ से भी पेपर बना के उसके ऊपर हम लोग लिखा करते थे। ठीक है, आगे पेजेस वेयर ब्यूटीफुल्ली इलिस्ट्रेटेड। चूंकि हम लोग हाथों से लिख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग पेज को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सजा सकते हैं, सजाते भी थे हम लोग। दे कुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और स्वेन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। यानी कि यदि उसको लंबे समय तक बचाना, जैसे आज हम आप लोग क्या करते हैं, आप बुक खरीदते हैं, उसके ऊपर आप कवर लगाते हैं। तो ये जो कवर लगाते हैं आप बेसिकली क्यों, ताकि हमारा किताब प्रोटेक्ट रहे, यानी कि बचा रहे, जल्दी फटे चिटे नहीं। तो पहले भी हम लोग ये काम करते थे, या तो उसके ऊपर हम लोग कवर लगा देते थे, या फिर उसको हम लोग आपस में सील देते थे, पूरा सुई धागा से सील देते थे ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। तो ये कंडीशन था मैन्युस्क्रिप्ट्स का इंडिया के अंदर। लेकिन ये तो आपने कुछ कंडीशन के बारे में पढ़ा कि आखिर इंडिया में किस स्थिति में था हमारा मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स का ना ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है इंडिया के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स का, देखा जाए, कहा गया इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल। हमने आपको पिछले कुछ क्लासों में भी बताया था, हमको याद आ रहा है कि जो चीज़ हाथों से लिखा जाता है ना, ऑब्वियस ही बात है उसमें समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है। तो बताओ उसका प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा,
ज़्यादा होगा। तो मनुस्क्रिप्ट चूँकि हाथों से लिखा जाता था और समय बहुत लगता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महँगा होता था। और दूसरी बात, उस समय पे ये बहुत ही कमज़ोर होते थे। थोड़ा-सा आप उसको मोड़ते और वो आराम से टूट जाता। क्योंकि देखो हमारे पास उस समय पे बढ़िया क्वालिटी का पेपर तो नहीं था। आपके पास जो आज बुक है आपके हाथ में हिस्ट्री का, उस हिस्ट्री को आप 2-3 बार मोड़ दो, क्या वो टूटेगा तुरंत? नहीं टूटेगा। बाद में आराम से उसको हम लोग सही कर पाते हैं। लेकिन जो पहले के पेपर हुआ करते थे, उतना अच्छा क्वालिटी ना होने की वजह से वो आराम से टूट जाता था। तो बड़ा ही इसका ड्रॉबैक था ये दो। पहला एक्सपेंसिव था, दूसरा फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर हुआ करता था, बहुत ही नाजुक। Manuscripts were not easy to understand because they were written in various vernacular languages. अब देखो manuscripts का ड्रॉबैक ये भी था, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि साउथ इंडिया में, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि तमिलनाडु में कोई मनुस्क्रिप्ट लिखा गया, कोई किताब लिखा गया, उन्होंने अपने भाषा में लिखा होगा। लेकिन क्या वही चीज़ आज हम बिहार ला के उस किताब को पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको? नहीं, क्योंकि बिहार का लैंग्वेज अलग होगा, वहाँ का लैंग्वेज अलग होगा। ये पहले एक बहुत बड़ा समस्या था। लोगों को लैंग्वेज बहुत आते थे, लेकिन जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उसको केवल वही पढ़ पाते थे जिसको उस लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज होता था। लेकिन जिसके पास नॉलेज ही नहीं उस भाषा का, क्या वो पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता। तो ये भी ड्रॉबैक था मनुस्क्रिप्ट्स का। लेकिन यदि हम लोग आज के समय का बात करें, तो आज किसी भी लैंग्वेज में यदि लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इजिली अपने भाषा में ट्रांसलेट कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कन्नड़ में लिखा हुआ है, उसको हम लोग चाहे तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट हमारे पास है। तो आज बहुत चीज़ें आसान हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो यही सब हम लोगों को ड्रॉबैक में देखने को मिल रहा है। आगे, दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुल्ली, और इतना कमज़ोर होता था कि इसको आराम से हैंडल करना पड़ता था। यानी कि कहीं पे लेके जाना है तो बहुत ही सहेज के लेके जाते थे लोग, उसको कपड़े में लपेट के जाते थे ताकि वो टूटे फटे नहीं, इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसानी मतलब सावधानी से इसको इस्तेमाल करना पड़ता था। सो मनुस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब चूंकि इतने सारे कमी है मनुस्क्रिप्ट्स के पास, इतना सारा इसके पास ड्रॉबैक है, तो क्या इसका एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल बड़े लेवल पे किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। वैसे बातें लोग नहीं भी करते थे, और सबसे बड़ी बात तो गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे भाई, क्योंकि बहुत महंगा होता था ये। तो ये ड्रॉबैक था हमारा किसका? मनुस्क्रिप्ट्स का, इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए, तो पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मेन टॉपिक आपका क्या? इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसमें जो आपका पहला छोटा सा था मनुस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, तो अभी आपने यहाँ पे क्या सीखा कि प्रिंट का एज आने से पहले, यानी कि प्रिंट का दौर आने से पहले इंडिया में कैसा कल्चर था? मनुस्क्रिप्ट्स का था। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक है आपका प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब आप इसमें ये देखो कि आखिर इंडिया में प्रिंट हमारा आता कैसे है, कहाँ से आता है, कौन लेकर आता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आविष्कार कौन करता है, देखा जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है पहले वाले पॉइंट में कि द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कैम टू गोवा विद द पोर्टुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी। हमारे इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आया? 16th सेंचुरी के मिड में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1550 के आसपास आया होगा, और सेंचुरी हमेशा एक कदम हमारा आगे चलता है, आपको पता है। तो मिड 16 का मतलब क्या हो गया? मिड 16 का मतलब हो गया 1550, 60, 70 इस पास के आसपास, यानी कि इसी के आसपास हमारे इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया। लेकिन पहली बार आया कहाँ पे? गोवा में आया। ठीक है, और लाया कौन? पोर्टुगीज मिशनरीज। मिशनरीज का मतलब होता है वो लोग जो किसी खास धर्म को मानते हैं और उनका प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। तो वो कौन धर्म को मानने वाले थे? पोर्टुगीज धर्म को मानने वाले थे, कोई डाउट इसमें? जैसे हमारे हिंदू में हमारे ऋषि मुनि हैं, पंडित जी हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिंदू मिशनरीज कहेंगे, क्योंकि ये लोग क्या हैं? हमारे हिंदू धर्म के एक तरीके से बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं। बहुत इनको वेदों के बारे में पता होता है, किस तरीके से क्या पूजा पाठ करना होता है इनको पता होता है। तो जो आदमी जिस धर्म को बढ़ चढ़ के प्रमोट करता है, उसको फॉलो करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिशनरीज। ठीक है, इसी प्रकार से आपने सुना होगा क्रिश्चियन मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरीज। इनका मतलब क्या हो गया? क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन को फैलाने वाला, बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट को फैलाने वाला। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टुगीज मिशनरीज, तो किसको फैलाने वाला? पोर्टुगीज को। उसके अंदर भी कुछ धर्म रहे होंगे, रिलीजन रहे होंगे, उनको फैलाने वाले। तो जब ये लोग पहली बार हमारे इंडिया में आए तो कहाँ पे आए? गोवा में आए, और गोवा में ही इन्होंने सबसे पहली बार लॉन्च किया अपना प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में गोवा में पहली बार आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिड 16th सेंचुरी में आगे, बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन द कोंकणी एंड इन कनारा लैंग्वेजेस। अब देखो आया कब हमारे इंडिया में? 1550 के आसपास आया, और 1674 के आसपास 50 किताब छापा गया उस समय पे। किस लैंग्वेज में छापा गया? कोंकणी
और कनाडा लैंग्वेज में छापा गया था उस समय पे, ठीक है। और इसका यहाँ पे जिक्र होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े लेवल पे किताब इंडिया में छपा था। हालांकि आप देखो, आप खुद जरा लॉजिक लगाना, यहाँ पे आया हमारे पास टेक्नोलॉजी कब 1550 के आसपास, और किताब छप कब रहा है 1674 के आसपास छप रहा है, यानी कि लगभग 100 साल के बाद छप रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या पहले किताब नहीं छपे होंगे 100 साल में? छपे होंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं छपा होगा। आपको लग रहा होगा सर बड़ा लेवल कहाँ है, 85 किताब तो छपा है। अरे भाई आप डेट भी तो देखो कितना पुराना है। उस समय पे 50 किताब छप जाना आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। तो कनाडा और कोंकणी लैंग्वेज में छपा था। आगे इन 1579 देखो आ गया ना 1579 जिक्र, ये 1674 का जिक्र किया, यहाँ पे 1579 में, यानी कि 1550 के आसपास हमारा टेक्नोलॉजी आ गया। और देखो यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है 1579 उसी के आसपास, द फर्स्ट तमिल बुक वॉज प्रिंटेड इन कोचिन। तो देखो यहाँ पे अब आप देख के ये मत सोचना कि पहला किताब जो है 1674 में ही छपा होगा, नहीं, इसका डेट यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि इस समय पे किताब 50 छापे गए थे, वही बड़ी लेवल पे। लेकिन 1579 का बात करें तो इस समय पे हमारा पहला तमिल बुक छापा गया, यानी कि जो किस लैंग्वेज में लिखे होंगे, तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए थे। कहाँ पे? कोचिन में, ठीक है। आगे इन 1713 द फर्स्ट मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड। अब 1713 में पहला किताब छपा गया जो कि मलयालम लैंग्वेज में था। उसी प्रकार से 1710 का बात करें तो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैज प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, यानी कि इन्होंने भी अपना कुछ लिखा था। 32 तमिल टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे 32 लाइन केवल मत समझिएगा, या फिर 32 वर्ड मत समझिएगा, 32 के कहने का मतलब तरीके से उनका बुक है। 32 किताब उन लोगों ने छापे थे। टेक्स्ट का मतलब क्या आप यहाँ पे सब समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई 32 शब्द छापना कौन सा बड़ा बात है? 32 तमिल टेक्स्ट का मतलब है 32 तमिल में किताब छापना, ठीक है। ये किसने किया था? डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने किया था, यानी कि वो मिशनरी जो कि किसको प्रमोट करते हैं? डच प्रोटेस्टेंट को करते हैं, सिंपल सा बात है। इस तरीके से हमारे इंडिया में प्रिंटिंग आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग और क्रिएट कर लेंगे, यानी कि एक हेडिंग हम लोग और डाल लेंगे इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए। हेडिंग डालेंगे प्रिंटिंग स्टार्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो हमारे इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग आया गोवा में, लाया कौन? पोर्टुगीज मिशनरीज। तो बताओ वो जो पोर्टुगीज मिशनरीज थे वो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे? पहले इंग्लिश। हालांकि पोर्टुगीज करेंगे, और पोर्टुगीज बेसिकली वो लोग तो थे, लेकिन वो लोग भी ज़्यादा इंग्लिश ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इंग्लिश तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्तेमाल होता था। हालांकि थे वो पोर्टुगीज लोग, लेकिन उनको भी इंग्लिश ही इस्तेमाल करना पड़ता था इंडिया में भी। क्योंकि देखो होता क्या था ना, आप चलो ठीक है आप इंडिया में हिंदी तो बोल लोगे, लेकिन आपको यदि अमेरिका जाना पड़ेगा तो क्या वहां भी हिंदी बोलोगे? नहीं, वहां पे इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर इंडिया में पहला जो हमारा प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ वो इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से हुआ। फ्रॉम 1780 जेम्स ऑगस्टस हिके बिगेन टू एडिट द बंगाल गैजेट। हमारे इंडिया में ना उस समय पे एक न्यूज़पेपर टाइप आता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? बंगाल गैजेट बोलते थे। अब तो न्यूज़पेपर का अलग अलग नाम है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, है ना, इस प्रकार का न्यूज़पेपर हमारे पास है। उस समय पे न्यूज़पेपर हमारा एक आता था जिनका नाम क्या था? बंगाल गैजेट आता था। और इनको छापते कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिके छापते थे। और चूंकि नाम से मालूम चल रहा है तो ये कौन थे बताओ? एक अंग्रेज का आदमी था, अंग्रेज बेसिकली ब्रिटिशर था एक, ठीक है। आगे इट वॉज अ वीकली मैगजीन, ये एक न्यूज़पेपर की तरह था, लेकिन आप इसको मैगजीन भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मतलब ये वीकली मैगजीन था, तरीके से आप कह सकते हो कि जो बंगाल गैजेट था ये सप्ताह में केवल एक ही बार आता था और इन्हीं के द्वारा ये निकाला जाता था। ये बेसिकली ना न्यूज़पेपर की तरह हुआ करता था। अच्छा मैगजीन आप क्या देखते हैं? अब किताब के तौर पे आता है, किताब जैसा लगता है देखने में, लेकिन पहले का जो मैगजीन हुआ करता था ना एकदम न्यूज़पेपर जैसा बड़ा बड़ा छपता था पहले, ठीक है। आगे इट वॉज अ प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज, ये एक प्राइवेट था, यानी कि जो छापते थे अपना प्रिंटिंग प्रेस में, इनका प्रिंटिंग प्रेस क्या था? प्राइवेट था, यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिके का अपना पर्सनल था, अपना खुद का था। लेकिन ये आदमी था कौन? एक इंग्लिशी आदमी था ना, ब्रिटिशर था। तो इट वाज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज, यानी कि प्राइवेट तो था लेकिन था किसका? ये एक इंग्लिश आदमी का जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिके। आगे बढ़ते हैं। हिके पब्लिश अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स। लेकिन जेम्स ऑगस्टस हिके जो था ना ये बड़ा मस्त आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी ये था कि इनको जो दिखता था समाज में घटना वही ये छापते थे। क्योंकि देखो इस समय पर 1780 के आसपास हमारे इंडिया में अंग्रेजों का कंट्रोल आ चुका था, यानी कि अंग्रेजों का दबदबा लगभग यहाँ पे चालू हो चुका था। तो अब जरा सोचो जेम्स ऑगस्टस हिके ये खुद एक अंग्रेज हैं, तो ये क्या करना चाहिए इनको?
अंग्रेजों के बारे में अच्छा अच्छा छपना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल उनसे उल्टा था। ये बेसिकली अपने मैगजीन में वही चीज़ छापते थे जो ये रियलाइज करते थे, जो समाज में देखते थे। और सही बात है भाई, यदि आप एक न्यूज़पेपर छाप रहे हैं जो कि लाखों लाख लोग पढ़ेंगे, तो आपको वही छापना चाहिए जो कि हकीकत में है। तो ये क्या करता था, उस समय पे इंडिया में ना स्लेव चलता था। स्लेव मतलब गुलामी वाला दौर चलता था। पहले होता क्या था ना इंडिया में, अंग्रेजों के टाइम पे खास करके, कि जैसे मान लीजिए कि हमको ना बहुत पैसों की ज़रूरत है, हमको अपना परिवार चलाना है, तो हम क्या बोलते थे अंग्रेजों को कि आप हमको खरीद लो, और जो मेरा पैसा बचेगा किसको दे दो, मेरे परिवार को दे दो, ताकि हम आपके लिए काम करेंगे और वो पैसा मेरे परिवार को मिल जाएगा और मेरा परिवार खुशहाली का जीवन जिएगा। इस तरीके का पहले स्लेव चलता था। मतलब कि बहुत ही खराब सिस्टम था कि नहीं था, लोगों को खरीदा जाता था। सोचो, बड़ा खराब सिस्टम था। तो ये सिस्टम इन्होंने लिखा, किसमें लिखा, अपने बंगाल गैजेट में लिखा इन्होंने। अब जरा देखो, इन्होंने स्लेव के बारे में, यानी कि गुलामी के बारे में जब अपने न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में जब लिखा, तो बताओ बुरा किसको लगेगा? इंग्लिश लोगों को बुरा लगेगा, यानी कि ब्रिटिशर्स को बुरा लगेगा। अब होता क्या है, ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनीज सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। ये ना अपने न्यूज़पेपर में उन बातों को भी छाप देते थे जो ब्रिटिश के बड़े बड़े ऑफिसर आपस में करते थे। यानी कि सारा कुछ ये लोग, मतलब जेम्स ऑगस्टस हिके सारा कुछ अपने न्यूज़पेपर में छाप देते थे जो ये देखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनरेज्ड बाय दिस, गवर्नर जनरल वेरेन हेस्टिंग्स persecuted Hickey and warned them not to damage the image of colonial government। अब देखो, चूंकि जेम्स ऑगस्टस हिके खुद एक अंग्रेज का आदमी था, लेकिन इसका प्रिंटिंग प्रेस क्या था, अपना प्राइवेट था, इनका किसी के दबाव में ये नहीं थे। और इनका बेसिकली कहना यह था कि जो समाज में घटना घट रहा है, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर इंडियन हो, हम वही हम न्यूज़पेपर में छापेंगे। अब देखो, ये अंग्रेजों के बारे में छापता था। अब क्या वहां पे अंग्रेजों का इमेज डैमेज नहीं हो रहा था क्या? बिल्कुल हो रहा था। तो अब इनको ना वार्निंग दिया गया, एकदम पूरी तरीके से इनको पकड़ के वार्निंग दिया गया। किनके द्वारा? गवर्नर जनरल वेरन हास्टिंग के द्वारा। वेरन हास्टिंग के द्वारा इनको पूरा वार्निंग दिया गया कि आगे से ऐसा नहीं करना जिससे कि अंग्रेजों का इमेज खराब हो जाए। सोचो, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़ के जेम्स ऑगस्टस हिक्के जी के बारे में तो आपने देखा ही देखा। सबसे पहली बात आपने इसमें यह देखा कि बंगाल गैजेट इंडिया के अंदर पहला ऐसा मैगजीन था, जिसको आप न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं, ऐसा मैगजीन था जो कि छपा, और वो भी किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में उस समय पे छपा। क्योंकि देखो, प्रिंटिंग प्रेस था तो हमारे अंडर में तो था नहीं, हम लोग उतने अमीर थे नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस अपने यहाँ पे सेटअप कर सके, तो अंग्रेजों के अंडर में था। इस तरीके से आपको टॉपिक समझ में आ गया। चलिए, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में, और सबसे पहले क्या छापा गया? बंगाल गैजेट, जो कि एक मैगजीन हुआ करता था हमारा, वो भी वीकली मैगजीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अगले वाले क्लास में, जो कि डिस्कस करेंगे हम लोग, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। ये टॉपिक रहेगा हमारे अगले वाले क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।